नमस्कार। आराधना टीवी में आपका स्वागत है। ज्योतिष ये जो प्राचीन विद्या है, जिसे अब विज्ञान भी मानने लगा है कि ज्योतिष एक विद्या है जो कि हमें पहले की बातों को बताता है, हमारे जन्म का, मरण का, सब कुछ बताता है ज्योतिष द्वारा। और ऐसे ही कुछ बातों से हम आज जानकारी ले रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रसिद्ध वैदिक ज्योतिषाचार्य श्री प्रभात मिश्रा जी। प्रभात मिश्रा जी सनातन धर्म के पुरोधा हैं और सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ करते हैं। के अलावा ये जो ज्योतिष क्षेत्र में इनका काफी महारत हासिल है। प्रभात जी, हमारे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार त्रिलोक जी। हम सभी विज्ञान भी मान चुका है कि ज्योतिष विद्या एक ऐसी विद्या है जिसे लोग हर कोई मानने को तैयार हो गया है। हम कई बार देखते हैं कि कोई बहुत बड़े जो बिजनेसमैन हो चाहे डॉक्टर, वो भी अगर कोई अच्छा काम करना शुरू करते हैं तो ज्योतिष के साथ परामर्श लेते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि लोग ज्योतिषी बन जाते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ज्योतिष काम कैसे करता है। तो हम आपसे यही सवाल करते हैं कि जो ज्योतिष विद्या है काम कैसे करता है, इसके बारे में बताइए। त्रिलोक जी, आपका सवाल बिल्कुल ही वैलिड है। लोग किताबों के द्वारा या कहीं क्लास ज्वाइन करके ज्योतिष के विषय में जानकारी ले लेते हैं। ये अत्यंत प्राचीन विद्या है। वेद का तीसरा नेत्र कहा गया है इसे। वेद का नेत्र है। हमारे सनातन संस्कृति के सभी अंगों को ज्योतिष के द्वारा ही संचालित किया जाता है, जिसके अंतर्गत पूरे ब्रह्मांड की जानकारी और गणना करी जाती है। जब भगवान ब्रह्मा ने ज्योतिष का उपदेश दिया, उस समय आज के तरह से अर्थ प्रधान समय नहीं था। सांसारिकता की चीजों के प्रति आकर्षण कम था। तो भगवान ब्रह्मा ने मनुष्य जीवन मरण के बंधन से कैसे मुक्त हो और किस ग्रह के प्रभाव से क्या फलाफल निकलेगा, उसकी जानकारी ऋषियों को दी, जो कालांतर में करीबन आज से 5,500 साल पहले नक्षत्र गणना और दिव्य ज्ञान के द्वारा महर्षि पराशर जी ने इसको सार्वजनिक रूप से समाज में लेके आए ज्योतिष को। और ज्योतिष के माध्यम से मनुष्य अपने इस जीवन का पीछे के कई जन्मों के बारे में जानकारी निकाल सकता है और आने वाले कई जन्मों के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है। मनुष्य के जीवन में क्या घटना घटेगी, कब घटेगी, कैसे घटेगी, कितना पढ़ पाएगा, कितना ज्ञान अर्जित कर पाएगा, कितना धन अर्जित कर पाएगा और संसार में नाम और कीर्ति कितनी उसकी हो पाएगी, ये नवग्रहों की गणना के द्वारा हम जान सकते हैं। पहले लोग इस विद्या को समझते थे कि बस ब्राह्मणों के द्वारा कपोल कल्पित है, लेकिन हमारे ऋषियों की गणना को जब वैज्ञानिकों ने चेक करना शुरू किया तो जो कैलकुलेशन हमारे ऋषियों ने 5,000 7,000 साल पहले लिख दिया था ग्रंथ में, गणना वहीं की वहीं साबित हुई। डिस्टेंस वहीं का वहीं, सूर्य से पृथ्वी का, अन्य ग्रहों से पृथ्वी की गणना, ग्रहों की गति, पृथ्वी की गति, ये वैज्ञानिक शोध करके जब निष्कर्ष पे पहुंचे तो पता लगा कि हमारे सनातन के वेदों में ये सब गणनाएं पहले से ही लिखी हुई है। तो अत्यंत प्राचीन और विशुद्ध वैज्ञानिक कसौटी पे खड़ा ये ज्योतिष विज्ञान है। और अब दूसरा सवाल ये है कि कहते हैं कि ज्योतिष में जो हम कर्म करते हैं तो उसका हमें ग्रह से ही ताल्लुकात होता है। तो हमारा ग्रह का अच्छा है या बुरा है, इसका हम कैसे विश्लेषण कर सकते हैं? त्रिलोक जी, मनुष्य के जीवन में जो भी घटनाएं घटती है वो सब ग्रहों के प्रभाव से ही होता है। मनुष्य आपके द्वारा किए गए पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव इस जन्म में कुंडली के रूप में आपके सामने आता है। कौन सा ग्रह 12 राशियों में किस स्थान पे बैठा हुआ है, लग्न कुंडली के कौन से भाव में क्या ग्रह बैठा हुआ है, उससे भी हम पीछे के जन्मों का पता कर सकते हैं
हमारे अगर पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं तो ग्रहों का प्रभाव हमारे जीवन में अच्छा रहेगा और हम अच्छी से अच्छी उन्नति और ऊंचाई प्राप्त करेंगे। जैसे किसी व्यक्ति ने पिछले जन्म में गुरु का अनादर किया, अपने से बड़ों की बात नहीं मानी, अपनी मनमानी चलाई, तो इस जन्म में बृहस्पति ग्रह उसके खराब हो जाएंगे। और बृहस्पति ज्योतिष में बहुत सारी चीजों का कारक है, जिसमें ज्ञान है, धन है, उसके अलावा संतान है, धर्म है। तो उस व्यक्ति के जीवन में इन सब चीजों का प्रभाव खराब रहेगा। या तो धन होगा, नहीं होगा तो उसका विनाश कर लेगा। किताबी ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन बौद्धिक स्तर पे जो परिमार्जित ज्ञान होता है, बृहस्पति परिमार्जित ज्ञान देते हैं, तो पुस्तकी ज्ञान तो उसको हो जाएगा, परंतु उसका जहां सदुपयोग होना चाहिए और जिस तरीके से उस ज्ञान का उपयोग करके अपनी जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है, वो नहीं कर पाएगा। तो कर्म का प्रभाव, पिछले जन्म के कर्म का प्रभाव इस जन्म में बृहस्पति ग्रह पे पड़ गया। अब इस जन्म के सत्कर्म के द्वारा उस बृहस्पति को ठीक किया जा सकता है और अपने मध्य आयु तक आते आते पिछले जन्म के प्रारब्ध को काट के इस जन्म में अब उस बृहस्पति का फल अच्छा किया जा सकता है। ये एक आपको ज्ञानवान ज्योतिषी ही बता सकते हैं, जिनको ग्रहों और नक्षत्रों की पूरी गणना आती है और ग्रहों की भाषाओं को समझ पाते हैं। प्रभात जी कहते हैं कि ज्योतिष उपायों से मतलब भाग्य बदला जा सकता है, कर्म बदला सकता है। क्या ऐसा संभव है कि हमारा जो भाग्य जो प्रारब्ध में है वो हम बदल सकते हैं ज्योतिष उपायों द्वारा? त्रिलोक जी, 100% तो प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता है, परंतु उपाय के द्वारा निश्चित रूप से उसके बुरे परिणाम को कम किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि इस जन्म के सत्कर्म के द्वारा पूर्व जन्म के प्रारब्ध को काटा जा सकता है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देके समझाने की कोशिश करूंगा। अपने सनातन में सूर्य को अर्घ देना अनिवार्य रूप से बताया गया है कि गृहस्थ, स्त्री है, पुरुष है, बच्चे हैं, विद्यार्थी है, सबको बोला जाता है कि सुबह जल्दी उठिए और स्नान करके सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। बहुत से मूढ़ लोग इसके ऊपर कमेंट करते हैं कि सूर्य महाराज तो लाखों किलोमीटर दूर हमारे से हैं, तो क्या जल उन तक पहुंच रहा है? या सूर्य अग्नि तत्व का देवता है, अग्नि की प्रधानता है, जल डालेंगे तो हम सूर्य को कमजोर कर लेंगे। ऐसा बहुत सा सुनने के लिए आता है आजकल हम लोगों को, यूट्यूब के माध्यम से, रील के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, कि सूर्य को जल देने से नुकसान ही होगा। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। हम सब लोग, आज गैस की सुविधा हो गई है, गैस के द्वारा खाना बनता है। पहले अंगीठी पे खाना बनता था, कोयले की अंगीठी होती थी। आज मेरे द्वारा बोले हुए बात को आप प्रैक्टिकल करके चेक कर सकते हैं। एक अंगीठी, जलती हुई अंगीठी पे कुछ छींटे पानी के डाल दीजिए, आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि अग्नि और देदीप्यमान हो जाएगी और ज्यादा प्रज्वलित हो जाएगी। क्या हुआ? पानी से बुझा तो नहीं, जल से तो अग्नि विलुप्त नहीं हुई, क्योंकि उतनी मात्रा में ही जल दिया। सूर्य महाराज अनंत परमाणु की शक्ति के साथ विस्फोट करके ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, प्रतिपल ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं। एक लोटा जल कुछ बूंद छींटे के तरह ही सूर्य महाराज में पड़ेगा और सूर्य तत्व की प्रधानता आपके जीवन में बढ़ जाएगी। ऐसे ही हम कुछ भी उपाय करते हैं तो उस उपाय का डायरेक्ट हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। मनुष्य के शरीर में सारे नवग्रह की औरा विद्यमान है और सूर्य की किरणें अंतरिक्ष में विद्यमान समस्त ग्रहों की ऊर्जा का स्रोत है। हम जिस भी ग्रह की आराधना करते हैं
या कुछ उपाय करते हैं, उस ग्रह से संबंधित ऑरा सूर्य की किरणों के द्वारा हमारे शरीर में प्रविष्ट करती है और उस ग्रह के अच्छे प्रभाव को और अच्छा करती है और बुरे प्रभाव को निष्क्रिय करके हमारे को आशीर्वाद प्रदान करती है। तो निश्चित रूप से ये काम करता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रभा जी, आपने अभी सूर्य के बारे में बताया। अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है। कहते हैं कि सूर्य को जल डालने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। और किसी ने भी मुझे बताया कि आज के दिल्ली में पूरब से रोशनी नहीं आती है, घर बंद अंधेरा आता है, तो उन सभी पितृदोष से प्रभावित हैं। क्या ये आपका क्या कहना है इसमें? त्रिलोक जी, इसमें बहुत ज्यादा सत्यता नहीं है। ये तो निश्चित रूप से है कि सूर्य की आराधना करने से पितृदोष खत्म हो जाता है और पितर प्रसन्न होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सूर्य को आत्मा का कारक बोला गया है और पिता का कारक भी बोला गया है। जब हम वंश के क्रम में आगे बढ़ते हैं तो पिता से पितामह, पितामह से प्रपितामह। सूर्य की आराधना करने से निश्चित रूप से पितरदेव प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और दूसरा सवाल, इसी सवाल में आपने एक दूसरा प्रश्न किया कि फ्लैट का जीवन हो गया है, पूरब दिशा में सूर्य निकलता है और अगर किसी की फ्लैट का डायरेक्शन ही पश्चिम दिशा में हो तो निश्चित रूप से उसके घर में सूर्य की रोशनी नहीं आएगी। पहली बात तो संभव हो तो खुले आकाश में जाके सूर्य का दर्शन करके ही उनकी आराधना करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो एक लोकोक्ति है हमारे यहां, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आप पूर्वाभिमुख हो जाइए, ध्यान की अवस्था में आइए, अपना चित्त एकाग्र करिए, सूर्य को अपने सम्मुख उदित होता हुआ महसूस करिए, भावना करिए और सूर्य को जल चढ़ाइए। निश्चित रूप से आपके पितर भी प्रसन्न होंगे और सूर्य देव की कृपा भी आपको मिलेगी। आप लोग कई बार कुंडली में बकरी ग्रह की बात करते हैं, तो बकरी ग्रह क्या है और इसके मनुष्य जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है इसका? जब सौर मंडल में अपने अक्ष पे ग्रह चल रहा होता है तो थोड़े थोड़े समय के बाद, कुछ गणनाओं के बाद उसकी रफ्तार बढ़ जाती है, क्योंकि 360 डिग्री के भौचक्र में उसको अपनी समय सीमा के अंदर ही पूरा चक्र पूरा करना है। जब ग्रह बकरी होता है तो उसकी गति बहुत तेज हो जाती है, लेकिन ग्रह बहुत तेज चल नहीं रहा होता है, स्थिर स्थान पे गति बढ़ा लेता है। बकरी ग्रह का प्रभाव बहुत सटीक होता है, क्योंकि आप समझे कि ग्रह एक ही जगह पे स्थिर है। चलता हुआ ग्रह अपने 30 डिग्री के अंश में एक राशि पे सडन टाइम तक के लिए ही प्रभाव डालेगा। जैसे अलग अलग ग्रहों का एक राशि में विचरण करने का समय अलग अलग है, दिन अलग है, तो वो उतने समय में पार कर जाएगा। परंतु बकरी होते ही उस 30 डिग्री के अंदर वो समय ज्यादा व्यतीत करेगा, ग्रह स्थिर वहां पे रहेगा तो अपना प्रभाव उस राशि पे ज्यादा देगा। जैसे मेष राशि में कोई ग्रह बकरी हो गया है और उसका प्रभाव, बकरी ग्रह का प्रभाव मेष राशि पे ज्यादा पड़ रहा है। अब देखने वाली चीज ये होगी कि वो मंगल का मित्र ग्रह है या मंगल का शत्रु ग्रह है या मंगल के साथ समभावस्थ है। जैसा प्रभाव मेष राशि के साथ उस ग्रह का होगा उस तरीके का फल देगा। बकरी ग्रह अपने से एक घर आगे और अपने से एक घर पीछे 3 घर का प्रभाव देने लगता है और बहुत त्वरित गति से देता है।
इसलिए बकरी ग्रह से लोग घबराते हैं। अच्छा, एक सवाल बार बार लोग मन में उठता है कि मान ली कि हमें कोई भी किसी ज्योतिषी, हम जैसे मान लें आपके पास कोई सवाल किया है कोई, तो हर एक ज्योतिषी का जो होता है कि कुछ विश्लेषण अलग होता है और प्रभाव अलग अलग होता है। मान ली कि आपके बात कहने से वो काम हमें नहीं हो, दूसरे से ऐसा क्यों होता है? एक जो जैसे डॉक्टर कहते हैं एक बीमारी की एक ही डायग्नोसिस करते हैं, लेकिन ज्योतिषी में अलग अलग होता है, ऐसा क्यों? इसमें त्रिलोक जी मैं एक चीज बताना चाहूंगा। एक कहावत है, नीम हकीम खतरा ये जान। आजकल 2 महीने का कोर्स करके, 6 महीने का कोर्स करके लोग ज्योतिषाचार्य लिख लेते हैं और कुंडली देखना शुरू कर देते हैं। जातक जो दिखवाने के लिए आता है उसे नहीं पता है कि जिनके पास में उपस्थित हुआ हो उनको कितना ज्ञान है। ज्योतिष के जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जो हमारे ऋषियों ने हमें सिखाया है, चाहे वो गर्ग हैं, चाहे पराशर हैं, चाहे भृगु हैं, चाहे मंत्रेश्वर महाराज जी हैं, भाव, कारक और भावेश, ये 3 चीजों का विश्लेषण सटीक कर लिया और ग्रह लग्न का मित्र है, शत्रु है या संभावस्थ है, यानी कारक है, मारक है या बाधक है, इसकी गणना अगर हमने सही तरीके से कर ली और उस ग्रह का प्रभाव जीवन में कब पड़ेगा, इसकी गणना जो ज्योतिष सटीक तरीके से कर लेगा, तो उसके द्वारा बताए गए उपाय का फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अब अल्प ज्ञान में आज के समय में लोग कहते हैं कि 1, 5, 9 जो धर्म त्रिकोण का भाव है, उस भाव के ग्रह का रत्न पहना दो, काम कर जाएगा। वो ये देखते नहीं कि महादशा किसकी चल रही है। 1, 5, 9 भाव का स्वामी कहीं मारक स्थान में तो नहीं बैठा, त्रिसटाय में तो नहीं बैठा, शत्रु राशि में जाके नीच का तो नहीं हो गया। इसका विश्लेषण किए बिना रत्नों के द्वारा या मंत्रों के द्वारा उपाय बताते रहते हैं, जिसकी वजह से वो निष्फली हो जाता है। वही जातक जब उपयुक्त ज्योतिष के पास पहुंच जाता है और वो सटीक तरीके से देख के उपाय बताते हैं, तो उसको फल की प्राप्ति हो जाती है। इसी संबंध में एक और सवाल करना है, एक अच्छा जो ज्योतिषी होता है उनकी क्या पहचान है? कैसे पहचाने कि इस योग्य ज्योतिषी हैं, इनसे हमें मतलब फायदा होगा, कैसे जान सकते हैं हम? मैं त्रिलोक जी आपके सवाल को थोड़ा ट्विस्ट करके अपने तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, जिसमें आपके सवाल का जवाब भी आ जाएगा। सबसे पहले तो योग्य ज्योतिष बनने के लिए करना क्या है? जो ज्योतिष कर्म करने के लिए तत्पर हैं, उन्होंने किताब से ज्ञान ले लिया, गुरुकुल में पढ़ लिया। सबसे पहले उन ज्योतिष महाशय को अपने गुरु के प्रति निष्ठा बढ़ानी पड़ेगी, पूर्ण निष्ठा रखना पड़ेगा, पूर्ण सात्विक प्रवृत्ति से अपना जीवन चलाना है, अपने इष्ट देव की आराधना करनी है और बिना लालच के सच मन से आए हुए जातक के दुख को समझ के कुंडली की विवेचना करेंगे, तो पहला स्टेज तो उनके फलादेश में सटीकता का यही हो जाता है। उसके बाद जातक की कुंडली देखने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पूर्व जन्म के प्रारब्ध से कौन सा ग्रह किस स्थिति में है और उसका उपाय किस तरीके से किया जाए, या जातक क्या समस्या लेके आया है, उस समस्या से संबंधित भाव, उसके भावेश और उसके स्वामी और भाव के कारक, इनकी स्थिति को देख के और उस पे क्या उपाय लगेगा। जरूरी नहीं है कि सब चीजों में रत्न ही काम करेगा, जरूरी नहीं है कि दान के द्वारा कराने के द्वारा ही वो ग्रह की स्थिति मजबूत होगी। तो उसकी विवेचना अच्छे से करके
अपने इष्ट को ध्यान करके और उपाय कराएंगे तो वो फलीभूत हो जाएगा। एक सुयोग्य ज्योतिष की सबसे बड़ी पहचान है कि जिसमें लोभ नहीं हो, वाणी में सौम्यता हो और प्रसन्नचित्त होकर सादर आपके साथ व्यवहार करे और आपकी समस्या को गूढ़ता से समझने का प्रयास करे, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये सुयोग्य हैं और इनके द्वारा मेरा काम बन जाएगा। प्रभा जी, आप लोग जब किसी का गणना विश्लेषण करते हैं कुंडली का, तो जन्म तारीख, समय और स्थान मांगते हैं, ठीक है। तो मान लें कि जैसे कि अगर 11:55 की बात करें तो उस समय तो सैकड़ों बच्चे पैदा लेते हैं, जन्म लेते हैं एक ही स्थान पर, लेकिन उनका अलग अलग भाग क्यों हो जाते हैं? जैसे कि एक स्कूल में, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी है तो कोई IAS अफसर बनता है कि बहुत छोटे होते हैं, ऐसा क्यों होता है? त्रिलोक जी, पूर्व जन्म के प्रारब्ध से इस जीवन में मानव शरीर मिलता है। ग्रह हमें सिर्फ एक दिशा निर्देश देते हैं, एक डायरेक्शन दिखाते हैं कि मैं यहां बैठा हूं, इस व्यक्ति के जीवन में ये करूंगा। मान लीजिए अंबानी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है और उसी समय में किसी रिक्शे वाले के घर में भी बच्चा पैदा होता है। ग्रहों का योग तो सारा एक जैसा ही है, फिर भी दोनों के भाग्य में परिवर्तन आपको दिखाई देगा, क्योंकि वो अंबानी का बच्चा है तो डुबाएगा तो करोड़ों अरबों डुबा देगा और बनाएगा तो करोड़ों अरबों बना लेगा। रिक्शे वाले का बच्चा है, बहुत जोर मारेगा तो 1,00,000-2,00,000 कमा लेगा, डुबा लेगा तो 1,000-2,000 डुबा लेगा। ये पूर्व जन्म के प्रारब्ध से जो परिवार आपके लिए सुनिश्चित किया गया है, उसकी वजह से पहला फर्क पड़ता है। दूसरा फर्क पड़ता है कि ग्रह महाराज इशारा इंगित करते हैं और अपने कर्म के द्वारा मनुष्य उसके प्रभाव को कम और ज्यादा कर सकता है। तो हम देखते हैं कि एक ही परिवार में दो बच्चे एक ही दिन पैदा होते हैं, दोनों के भाग्य में परिवर्तन आ जाता है। वो सारा आपके कर्म योग पे निर्भर करता है। आपको यहां से मान लीजिए पटना पहुंचना है, एक सुपरफास्ट ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। हम दो लोग सेम समय पे रेलवे स्टेशन पे पहुंचे, एक सुपरफास्ट में चढ़ गए और एक लोकल में चढ़ गए। जाना दोनों को पटना है, एक ही स्टेशन से बैठे हैं। पता लगा सुपरफास्ट वाला 12 घंटे में पहुंच गया और पैसेंजर वाला 24 घंटे में पहुंच पाता है। तो यानी कर्म उस जातक ने अच्छा किया कि सुपरफास्ट पकड़ लिया और दूसरे जातक ने कर्म पे ध्यान नहीं दिया, पहुंचेगा तो वो पटना ही, लेकिन इस तरीके से पहुंचेगा। ऐसे ही सेम समय, सेम डिग्री के अक्षांश देशांतर पे दो जातक का भाग्य अलग अलग दिखाई देता है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि हम पूर्व जन्म के कर्म के कारण भी ऐसा होता है? निश्चित रूप से पूर्व जन्म के प्रारब्ध का तो सारा ही प्रभाव आपके कुंडली में पड़ता है। आप जब जन्म लेते हो उस समय आपके चक्र में ग्रहों की जो स्थिति है उसके हिसाब से आपका जन्म हुआ है और 5 साल की अवस्था तक वही काम करता है। आप सुनते होंगे कि प्रायः 5 साल की उम्र तक बहुत सारे बच्चे जो पहले जन्म लेते थे वो उनका शरीर का नाश हो जाता था, त्याग हो जाता था शरीर का। आज तो वैज्ञानिक युग है, हॉस्पिटलिटी की सुविधा बहुत ज्यादा है, डॉक्टर थोड़ा सा प्रयास करते हैं और माँ बाप भी पूजा पाठ और सत्कर्म के द्वारा उसकी आयु को बचाने का प्रयास करते हैं और बचाव हो जाता है। 5 साल के बाद जब बच्चा चलने फिरने लगता है और अपना एक्शन शुरू करता है तो कौन से ग्रह का क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके पारिवारिक जो परिवेश है उसमें कैसा माहौल है। मान लीजिए एक परिवार है जो बड़ा सात्विक है, देवी देवताओं को मानता है, सत्कर्म पे चलता है,
उस घर में एक बच्चा जन्म लिया और 5 साल की आयु तक उसने अपने घर का माहौल ऐसा ही देखा और उसके आचरण में वो सब चीजें समाहित होती चली गई और अपने परिवार के हिसाब से उसने भी पूजा पाठ, ध्यान, भक्ति, साधना, सत्कर्म, उसके तरफ उसका झुकाव हो गया। उसके जीवन में कोई भी ग्रह का विसंगति होगा तो उस सत्कर्म के द्वारा वो विसंगति आप रूप कटता चला जाएगा, चाहे कुंडली दिखाया या ना दिखाया। एक दूसरा बच्चा है, सेम समय में जन्म हुआ है, सब कुछ एक बराबर है, उसके घर का पारिवारिक माहौल उतना अच्छा नहीं है, वहां सुचिता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, लोग लालची हैं, दुराचारी हैं। 5 साल तक देखते देखते बच्चा भी उसी आचरण में ढलता चला जाता है, तो उसका सत्कर्म काम नहीं आएगा क्योंकि वो सत्कर्म कर नहीं पा रहा है। तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध से जो ग्रहों की स्थिति उसके जीवन में आई है, उसका 100% अच्छा या बुरा फल उसको मिल जाएगा। परंतु वो बच्चा जो अपने पारिवारिक परिवेश में सत्कर्म करता हुआ आगे बढ़ता है, उसके दुष्परिणाम ग्रहों के कम होते चले जाएंगे और उत्तरोत्तर शुभता उसके जीवन में आती चली जाएगी। कई लोग ज्योतिष को मतलब पाखंड मानते हैं, कई लोग विज्ञान मानते हैं, आप क्या मानते हैं? त्रिलोक जी विशुद्ध रूप से विज्ञान है। मैं आपको अपने जीवन की छोटी सी घटना बताता हूं। जब मैं 6-7 साल 8 साल का था तो आकाश के तारे मुझे बहुत आकर्षित करते थे अपनी तरफ। मैं बड़ा अट्रैक्शन महसूस करता था सूर्य से, चंद्रमा से, आकाशमंडल के तारों से, आकाशगंगा से। जब मुझे समझ भी नहीं थी कि ये आकाशगंगा है और ये शुक्र तारा है और ये ध्रुव तारा है, तब से आकर्षण था। मैं स्वभाव से बहुत जिज्ञासु हूं और मेरा एक मूल सिद्धांत है, जीवन में जानो तब मानो। जिज्ञासा थी ज्योतिष की। क्लास 7th में था तो ज्योतिष की एक पुस्तक मिली, हस्तरेखा की। अध्ययन किया, समझ में आया, अप्लाई करना शुरू किया। 12-13 साल की उम्र में ही अपना हाथ देख के, अपने दोस्तों का हाथ देख के, और काफी चीजें सटीक होती चली गई। जिज्ञासा बढ़ती गई, अध्ययन करता गया और एक बार नहीं कई बार मैंने अपने लाइफ से संबंधित ही प्रेडिक्शन किया, अपने परिवार में बताया जब मैं पढ़ ही रहा था कि मेरे साथ ऐसी घटना घट जाएगी, और 100% ऐसा ही हुआ। फिर मैंने लोगों के बारे में गणना करनी शुरू करी हस्तरेखा के द्वारा, और वो भी सटीक होता चला गया। और अगर इसमें वैज्ञानिकता नहीं होती तो सटीकता नहीं आती। सिर्फ जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, दूर बैठ के ज्योतिष को ढोंग ढकोसला ऐसे संबोधन करते हैं। हमारी सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के अंदर इतनी व्यापकता है और इतनी वैज्ञानिकता है कि एक एक तिथि, त्योहार, पर्व जो हमारे सनातन धर्म में मनाए जाते हैं, उस सब के ऊपर वैज्ञानिकता से साबित किया जा सकता है कि क्यों मनाया जाता है। चीजें खत्म होती चली गई। लोकाचार में हम लोग सिर्फ उसको पकड़ के बैठे रह गए कि हाँ, हमारे पूर्वज ये त्योहार मनाते हैं तो हमको भी मनाना है, और हम मनाते चले गए, उसकी वैज्ञानिकता को खो दिया। अर्थपूर्ण संसार होता चला गया तो अर्थ की प्रधानता में हम लोग डूबते चले गए और हमारी अपनी जो परंपरा है, अपनी संस्कृति है, उसका अध्ययन नहीं किया। और बिना अध्ययन के हम लोग ऐसे बकवास करते हैं। जिनके भी मन में ये लगता है कि ज्योतिष ढोंग है, जरा 1-2 साल पढ़ के देखें, बेसिक अध्ययन करके देखें और गणना को करके दें। अगर ऐसा नहीं होता, अगर वैज्ञानिक नहीं होता, तो अभी तुरंत में चंद्रग्रहण बीता है। 1 साल पहले हमारे ज्योतिष लिख देते हैं, जो सूर्य सिद्धांत के ज्ञाता हैं,
कि इतने बज के इतने मिनट तक ब्रह्मांड के इस क्षेत्र में ये ग्रहण पड़ने वाला है, और पड़ता है। साइंटिस्ट को तो बाद में पता लगता है कि ग्रहण होगा, और उसी पद्धति से अगर हम गणना करके चले जाएं तो 50 साल बाद कब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण पड़ेगा, ये सब की गणना करी जा सकती है और करके रखते हैं हमारे पंचांगकर्ता। तो विशुद्ध वैज्ञानिक विद्या है। सिर्फ इसमें कुछ लोभी लोग उपाय के नाम पे दूसरे तरीके से ठगी करने के लिए फालतू की चीजें प्रविष्ट करा के लोगों का फायदा उठाते हैं और अल्टीमेटली सनातन संस्कृति को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं। प्रभात जी का कहना है कि ज्योतिष शुद्ध विज्ञान है, लेकिन कुछ लोगों के कारण, हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोगों के कारण यह बदनाम हो चुका है। तो ये तो हमें सदियों पुराना ये विज्ञान है और साइंस है, इसको कह सकते हैं, और इसमें हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का भी फल मिलता है इत्यादि इन्होंने बताया। प्रभात जी, हमारे कार्यक्रम आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी अच्छी जानकारी दी, आपको धन्यवाद। धन्यवाद त्रिलोक जी।